इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास अच्छे से समझ में आने लगेगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उनके आधुनिक काल, जिसे उन्होंने गद्य काल कहा है। गद्य काल को समझने के लिए हमें इसके पहले सबसे शुरुआती रूप को समझना पड़ेगा। और जब हम गद्य काल के सबसे शुरुआती रूप में जाते हैं तो ये हमें दो भाषाओं में मिलता है। सबसे पहला तो ये हमें मिलता है ब्रज भाषा में, दूसरा है खड़ी बोली। तो अभी जो हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रज भाषा के बारे में ही करेंगे। और जैसे ही हम इन ब्रज भाषा का शुरुआती रूप में जो गद्य था उसे देखेंगे, फिर खड़ी बोली था उसे देखेंगे। इन्हें देखने के बाद हमें गद्य का विकास कैसे हुआ ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने प्रकरण 1 में, जिसका नाम वो रखते हैं सामान्य परिचय गद्य विकास, तो गद्य का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है उसका केवल एक सामान्य परिचय वो अपने प्रकरण 1 में देते हैं। और उसकी शुरुआत में वो कहते हैं कि आधुनिक काल के पूर्व गद्य की जो अवस्था थी उसे समझाते हैं। तो आधुनिक काल से पूर्व गद्य की जो अवस्था थी वो ब्रज की थी, और ब्रज के बाद आती है खड़ी बोली। तो पहले हम लोग ब्रज की अवस्था को जान लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि ब्रज भाषा में पद लिखे जाते थे, और दूसरी ओर ब्रज भाषा में हमें कुछ गद्य भी देखने को मिला है। तो जो शुरुआती रूप हमें गद्य का मिलता है वो इसी में मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो गद्य का सबसे शुरुआती रूप ब्रज भाषा में वो कब मिला है। तो वो मिला है हमें, वो 1400 संवत के आसपास मिला है, जिसमें सबसे पुरानी बुक हमें मिली है जो किसकी है, गोरखपंथियों की है, जिसके अंदर उन्होंने हठ योग और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया है। आप सभी लोग जानते हैं आदिकाल का जो साहित्य है वहां पर हमें गोरखपंथी का मिलता है। तो उसी टाइम पर हमें जो है ब्रज भाषा का जो गद्य काल देखने को हमें वहां पर मिल जाता है। इसका ये भाषा कैसी थी, इसका नमूना आपकी जो स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो ये जो भाषा थी कुछ इस प्रकार की थी। दूसरा उदाहरण हमें भक्ति काल के अंदर मिलता है, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर हमें देखने को मिलता है। और कौन सा ग्रंथ हमें इस टाइम पे मिला है, तो सबसे पहला तो आप देखेंगे कि श्रृंगार रस मंडन, जिसे लिखा था विठलनाथ जी ने। इसकी जो भाषा थी वो बहुत ज्यादा परिमार्जित नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी भाषा इसकी नहीं थी, और ना ही ये व्यवस्थित थी। तो इसलिए जो श्रृंगार रस मंडन है इसका इतना ज्यादा महत्व तो नहीं है, पर लेकिन ये इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये किसमें लिखा गया था, गद्य में लिखा गया था। परंतु अब जो दो रचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहला है 84 वैष्णव की वार्ता। आप इसे इस वर्ड से भी याद रख सकते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ये जो दो रचनाएं हमें भक्ति काल के अंदर मिलती है, इसके अंदर गद्य जो है बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से हमें मिलता है। तो जिस प्रकार का गद्य हमें यहाँ पर देखने को मिला है, इस प्रकार का गद्य स्पेशली ब्रज भाषा में आगे कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। जैसी भाषा हमें इन रचनाओं के अंदर मिलती है, अगर ऐसी रचनाएं हमें आगे मिलती तो ब्रज भाषा के अंदर जो गद्य का साहित्य था वो बहुत ज्यादा फैल जाता। तो 84 वैष्णव की वार्ता लिखी थी गोकुलनाथ जी ने, इसकी भाषा सुव्यवस्थित थी। और 252 वैष्णव की वार्ता, उसमें बोलचाल की भाषा का उपयोग है, इसमें अरबी और फारसी के भी शब्द हमें मिल जाते हैं। इसके बाद अगले हमें मिलते हैं नाभादास जी। इनकी एक रचना है अष्टयाम, जो कि 1660 संवत है। ध्यान रखना दोस्तों, शुक्ल की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर मैं संवत ही यूज करूंगा, ईशा में वो नहीं है। अगर आपको इसका ईशा निकालना है तो 57 माइनस कर लेना, आपका निकल जाएगा ईशा। तो सहूलियत रहेगी कि हम इन सबको संवत में ही जाने, वरना हर बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1760 के बाद जो ब्रज भाषा में जो रचनाएं लिखी गई गद्य के अंदर, पद्य में नहीं, तो वो काफी ज्यादा व्यवस्थित थी। इसका उदाहरण हमें मिल सकता है, हम देखेंगे इसे श्रुति मिश्र द्वारा लिखा गया बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी जो उन्होंने लिखा था वो एक संस्कृत कथाओं पर आधारित किताब थी, और इसकी जो रचना है 1767 संवत में करी गई है। ये लगभग रीतिकाल के जो समय था उसके आसपास का समय। इसी रचना को बाद में लल्लू लाल ने खड़ी बोली में इसका अनुवाद कर दिया था। अगली अगर हम रचना इसमें देखें तो लाला हरिलाल आईने अकबरी की भाषा वचनिका 1852 संवत में। तो इन सब चीजों के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यही कि जो गद्य काल जिसका हम विकास देखना चाह रहे हैं, तो वो हमें शुरुआती रूप उसका ब्रज भाषा में मिलता है। और ब्रज भाषा में वो कहाँ मिलती है, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, तीनों में हम इसके कुछ कुछ नमूने देख सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है जो मैंने आपको यहाँ पर
बताया। अब ये तो हो गया ब्रज भाषा में मिला गद्य साहित्य, परंतु गद्य का जो ये साहित्य ब्रज भाषा में चल रहा था, ये बहुत ज्यादा विकास आगे नहीं कर पाया, और इसका जो ना ही जो प्रचार प्रसार होना था वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि इस प्रकार की जो रचनाएं थी, इसकी जो भाषा थी, वो आगे हमें देखने को नहीं मिली। अगर ये भाषाएं आगे देखने को मिलती तो ब्रज भाषा और भी ज्यादा विस्तार कर पाती। अगली और चीज आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ टीकाएं भी लिखी गई है ब्रज भाषा में। टीकाएं क्या होती है? जैसे कोई किताब है, उसको समझाने के लिए सरल भाषा में उसको लिख देना डिकोड करके कि इसमें क्या क्या है, तो टीकाएं होती है। तो टीकाएं भी हमें मिल जाती, परंतु वो अव्यवस्थित है और अशक्त है, मतलब उसमें कुछ ज्यादा खास दम है नहीं। उसमें जो अर्थ है और उसका भाव है, उसमें आपस में जो है सामंजस्य हमें नहीं मिल पाता है। ये तो बात हो गई ब्रज भाषा में मिले गद्य साहित्य। अब हम चलते हैं अपनी महत्वपूर्ण भाषा जो कि है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के जो शुरुआती रूप था, उसके अंदर हमें गद्य के कौन कौन से नमूने मिले और कहाँ कहाँ मिले। अभी आप इस बात को ध्यान रखना कि गद्य काल की जो शुरुआत है वो आधुनिक काल से मानी जाती है, और अभी हम लोग उस आधुनिक काल पर नहीं आए हैं। हम उस आधुनिक काल पे आने से पहले जो गद्य का विकास, उससे पहले थोड़ा बहुत जो हमें मिलता है उसको देख रहे हैं। तो हम अब जो देखेंगे वो है खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली का भी इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि खड़ी बोली के अंदर जो गद्य हमें सबसे पहले देखने को मिल जाता है वो आदिकाल के अंदर देखने को मिलता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं वो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो कि हमें आदिकाल के समय में ही देखने को मिल जाता है। इससे अलग हमें आदिकाल के अंदर जो हमें धार्मिक साहित्य मिलता है, उसके अंदर भी खड़ी बोली के कुछ नमूने हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, भला हुआ जो मरिया बहिणी महारा कंतु अड़बिही पत्ती नहीं जलू तो बिन बूहा हत। इसी प्रकार से खड़ी बोली हमें भक्ति काल के अंदर देखने को मिल जाता है। स्पेशली जो निर्गुण कवि है उसके अंदर आप सभी जानते होंगे कबीर को, तो इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली की बहुत ही ज्यादा नजदीक है। उसका कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहींतर भला ना होई। इसी प्रकार से रीतिकाल के अंदर एक कवि है गंग, जिनकी किताब है चंद छंद बरन की महिमा, जिसके अंदर भी हमें गद्य का जो नमूना देखने को मिल जाता है। ये तो बात हो गई खड़ी बोली के पहले के रूपों के बारे में। अब जो खड़ी बोली का विकास हमें देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, वो देखने को मिलता है हमें रीतिकाल के अंदर, जब भारत में मुगलों का आगमन हो जाता है। यहाँ पर जो दिल्ली दरबार के आसपास, दिल्ली दरबार जो लगे, वहां पर क्या है, खड़ी बोली को एक तरीके से व्यवहार की भाषा में वो प्रयोग में आने लग गई थी। इसी के साथ साथ वो खड़ी बोली का ही प्रयोग कर करके उर्दू भाषा भी विकसित हुई, और इसी के अंदर शायरी भी लिखी जाने लगी खड़ी बोली के अंदर, और खड़ी बोली के अंदर जो विदेशी शब्द थे वो भी इसके अंदर आने लग गए। तो यहाँ पर दो प्रकार की भाषाएं मेन रूप से चलने लग गई। एक तो खड़ी बोली थी जो कि देसी भाषा है, जो लोग आपस में बोला करते थे। एक दूसरी भाषा थी उर्दू। तो इन दोनों का जो मिला जुला रूप है इस टाइम पे देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। परंतु खड़ी बोली का जो विकास हमें देखने को मिलता है वो हमें मिलेगा जब मुगल साम्राज्य का ध्वंस हो जाता है। जब मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो खड़ी बोली है उसमें जो विकास है थोड़ा और ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि दिल्ली आगरा के आसपास जो एरिया थे वो नष्ट हो गए। तो वहां पर जो लोग रहते थे, चाहे वो शायर हो या व्यापारी हो, जो इस खड़ी बोली भाषा का उपयोग करते थे, वो वहां से अब पलायन करने लगे, क्योंकि यहाँ पर अब उनके लिए कुछ रहा नहीं। तो इसलिए वो नई राजधानियों की ओर चले गए, जो कि लखनऊ, पटना, प्रयाग, काशी इस प्रकार की थी। तो ये लोग दिल्ली से किस तरफ चले गए, उस तरफ लखनऊ की तरफ चले गए, यूपी की साइड, और वहां पर जाकर के बसने लगे। तो इनकी जो भाषा थी वही भाषा यहाँ पर भी वो फैलने लगी, और धीरे धीरे यहाँ पर जो खड़ी बोली है व्यवहार की भाषा बन गई। इन सब बातों से आश्चर्य तो निकलता ही है कि जो खड़ी बोली हम आधुनिक काल में देखते हैं वो बहुत पहले से चली आ रही है, और आगे चल करके हमारे पास जो खड़ी बोली में सबसे व्यवस्थित और सबसे साफ सुथरी भाषा में जो खड़ी बोली की जो एक रचना मिली वो है भाषा योग वशिष्ठ, जिसे किसने लिखा था, राम प्रसाद निरंजनी। तो ये जो रचना है इसमें साफ सुथरी खड़ी बोली लिखी गई थी।
तो इसको देख के कहा जा सकता है कि लल्लू लाल से पहले यानी 62 वर्ष पहले उनसे एक जो हमें जो गद्य का जो ये परिमार्जित रूप देखने को मिला है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इसीलिए इसे परिमार्जित गद्य की पहली किताब कहा जाता है। किसको? भाषा योग वशिष्ठ को। और इसके जो लेखक है उसे प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कहा जाता है। तो ये दो बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और अंततः शुक्ल जी निष्कर्ष निकालते हैं कि जो मुसलमान और अंग्रेजों से पहले भी गद्य का जो अस्तित्व था, ऐसा नहीं है कि उनके आने के बाद गद्य साहित्य अस्तित्व में आया हो। इनके आने से बस उसमें जो विकास थी उसमें थोड़ा सा एक रास्ता मिल गया विकास करने का, बाकी वो अस्तित्व में पहले से ही थे। इसके बाद भारत में आए अंग्रेज। अब अंग्रेजों के समय में खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ? तो अंग्रेजों के समय में दो तरह की भाषा चल रही थी। एक तो मैंने आपको बताया खड़ी बोली सामान्य देसी भाषा, दूसरा था उर्दू। तो इन दोनों ही भाषा का प्रभाव जब अंग्रेजों ने देखा तो अंग्रेजों ने इन दोनों ही भाषा को अपनाया और इन दोनों ही भाषा में जो किताबें थी और भी जो इनकी सूचना कुछ भी हो, इन दोनों भाषा में इन्होंने निकाली। तो जो भी इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था आगे बनाने की कोशिश करी और जो किताबें छपवाई वो दोनों भाषा में छपवाई, ताकि जो जनता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग उन तक पहुंच सके, कोई छूटे ना। तो इसलिए 1860 संवत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। जॉन गिलक्राइस्ट जो कि वहाँ पर एक अध्यापन का कार्य करते थे, और इसी में ही आगे चल करके 4 और लोग आए, जिसमें से पहले थे मुंशी सदासुख लाल। इन लोगों को अब जैसे नॉर्मली कॉलेजेस में होता है कि टीचर्स या अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है, किस लिए? उनका कोई उद्देश्य होता है पढ़ाने के लिए। यहाँ पर भी इनकी नियुक्ति करी गई, किस लिए? इन्हीं भाषाओं को पढ़ाने के लिए कि खड़ी बोली और उर्दू ये पढ़ाएंगे। इन्हीं अध्यापकों ने उन्हें पढ़ाने के लिए किताबें लिखी। तो इसमें जो सबसे पहले थे मुंशी सदासुख लाल, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे। उर्दू फारसी में ये लिखा करते थे और शायरी भी ये लोग लिखा करते थे। इनकी जो भाषा है व्यवहार उपयोगी भाषा है, जो कि आधुनिक हिंदी का आभास हमें कराती है। फोर्ट विलियम कॉलेज के दूसरे महत्वपूर्ण अध्यापक है इंशा अल्लाह खां। ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना थी वह उदयबान चरित्र, जिसे हम रानी केतकी की कहानी के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1855 से 1860 संवत के बीच लिखी गई मानी जाती है। और इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने अरबी, फारसी और तुर्की जो कि विदेशी शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग अपनी रचना में बिल्कुल नहीं किया, और ना ही इन्होंने किसी अन्य देशी भाषा जैसे ब्रज भाषा या अवधी अपने इन रचनाओं में नहीं लेकर के आए। और तीसरी इनकी जो सबसे विशेषता है वो है संस्कृत शब्दों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया, जिसे हम भाकापन भी कहते हैं। तो इनकी भाषा में भाकापन भी नहीं था, विदेशी शब्द भी नहीं थे, और ना ही ब्रज भाषा और अवधी के शब्दों का प्रयोग किया। कुल मिलाकर के इनका जो प्रयास था ठेठ खड़ी बोली लिखने का था, यानी ठेठ हिंदी ये लिखना चाहते थे जिसमें केवल हिंदी के ही शब्दों, बाकी कोई दूसरी इसमें ना आ पाए। फोर्ट विलियम कॉलेज में जितने भी अध्यापक थे उन सभी अध्यापकों में सबसे ज्यादा जो चटकीली भाषा किसी की थी तो वो इंशा अल्लाह खां की थी। इनकी भाषा बहुत ज्यादा चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार और चलती भाषा थी। इसका उदाहरण आपके स्क्रीन पर है, इसे देखिए। इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे कुछ ना हो सकेगा, तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुंह से जीते जी ना निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती। तो आप इस गद्य का उदाहरण से देख पा रहे होंगे कि इनकी भाषा में कैसा चटकीलापन और जो भी मैंने बताई आपको वो जो भाषा का चलतापन है वो मौजूद है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे अध्यापक लल्लू लाल जी की ओर, जिनका जो समय है 1820 से 1882 संवत के आसपास माना जाता है। ये आगरा में रहते थे और ये जो सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसे इन्होंने गिलक्राइस्ट के कहने पे किया था वो है प्रेम सागर। और उर्दू, खड़ी बोली और ब्रज भाषा, इन्होंने इन तीनों के अंदर अपनी जो रचनाएं करी है। लल्लू लाल जी की रचनाओं की विशेषता ये है कि ब्रज भाषा के अंदर जो कहानी और जो भी कथाएं लिखी गई थी वो क्या करते थे, वो उनको उर्दू और हिंदी, वो दो भाषाएं जिनके ऊपर अंग्रेज पुस्तकें लिखवाना चाहते थे, उसके अंदर क्या है उन्होंने अनुवाद करवाया या उनसे प्रेरणा लेकर के उसे आधार बना करके नई रचनाएं करी। अनुवाद नहीं, नई रचनाएं करी।
ब्रज भाषा से निकाल करके। और उन रचनाओं के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो वो है सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक और प्रेम सागर, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया ही था। तो इनकी विशेषता आपको पता लग गई कि ब्रज भाषा से, तो इनकी विशेषता आपको पता लग गई ये थी। और इधर जो इनकी विशेषता थी वो तो मैंने आपको बताया ही। अब हम चलते हैं अपने चौथे अध्यापक की ओर, जो कि है सदल मिश्र। ये बिहार के रहने वाले थे। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है नासिकेतोपाख्यान है, और इनकी भाषा साफ सुथरी नहीं है, परंतु इसके बावजूद इनकी जो हिंदी है वो आधुनिक हिंदी का आभास कराती है। तो दो प्रकार के ऐसे आपको अध्यापक मिलेंगे जिनकी जो भाषा है आधुनिक हिंदी का आभास कराती है। पहला सदल मिश्र, दूसरा मुंशी, जिनके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था। यहाँ पर आप एक चीज और समझ लीजिए, इनकी भाषा साफ सुथरी नहीं है का मतलब शुक्ल जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि इनकी भाषा में जो है वो जो अवधी या फिर अरबी फारसी और भी जो भाषाएं हैं वो उसमें आ जाती है। शुक्ल जी साफ और सुथरी भाषा केवल उसे कहते हैं जिसके अंदर ये वही वाली विशेषता हो कि उसके अंदर केवल हिंदी के ही शब्दों, बाकी कोई दूसरे शब्द ना हो, तो साफ सुथरी है। इन सब रचनाओं को देखने के बाद आप पाएंगे कि 1860 तक हिंदी में जो गद्य का जो प्रवर्तन था, यानी कि रचनाएं जो हो रही थी 1860 तक संवत 1860 संवत तक रचनाएं हो रही थी, परंतु 1860 के बाद 1815 के बीच जो गद्य आप जिसे कहते हैं लिखा जाना, विशेष रूप से खड़ी बोली के अंदर, वो लगभग शून्य रहा। कोई भी महत्वपूर्ण रचना इस बीच हमें देखने को नहीं मिलती। तो इनसे आपको पता लग रहा होगा कि किस प्रकार से जो खड़ी बोली है उसका विकास कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, और इसी को हम आगे और बढ़ाएंगे। इसके बाद गद्य का जो विकास हमें देखने को मिलता है वो ईसाई धर्म प्रचारक के आने के बाद हमें देखने को मिलता है। ये जो 1860 तक जो भी गद्य की भाषा विकसित हो पाई थी खड़ी बोली के अंदर, उसका जो अगर लाभ देखा जाए, अगर सही तरीके से किसी ने उठाया था तो वो इन ईसाइयों ने ही उठाया था। उन्होंने इस गद्य भाषा के अंदर कई सारी जो उनकी धर्म प्रचारक की जो पुस्तकें थी उनका अनुवाद उन्होंने खड़ी बोली के अंदर करवा दिया, और इसी से उन्होंने अपना प्रचार किया। उन्होंने बाइबिल, नए धर्म का नियम, इसका क्या है अनुवाद कराया, जिसका अनुवाद किसने किया? विलियम कैरे ने। और इसी तरीके से उन्होंने बालकों को शिक्षा देने के लिए जो धर्म का प्रचार करते थे तो उन्होंने कुछ स्कूल भी खोले, और उस स्कूल के लिए उन्होंने कुछ पुस्तकें छपवाई, और वो जो पुस्तकें थी वो किसमें थी? खड़ी बोली में थी। तो इस तरीके से जो खड़ी बोली के अंदर जो गद्य था उसको बढ़ावा मिल रहा था, और खड़ी बोली के अंदर जो पुस्तकें थी, किताबें थी, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो इसीलिए उन्होंने 1890 में इन्हीं पुस्तकों को छापने के लिए एक स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना करी, जो इस प्रकार की पुस्तकें छापती थी। तो इसीलिए ईसाइयों का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बन जाता है हिंदी में किताबें छपवाने के लिए। इसके बाद राजा राम मोहन राय जी ने और भी अन्य जो हिंदू धर्म के समर्थक थे, उन्होंने देखा कि ईसाइयाँ किस तरीके से जो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जिससे जो हमारे देश के लोग थे उनकी जो संस्कृति थी वो खतरे में एक तरीके से पड़ रही थी। तो इसीलिए उन्होंने उसमें मौजूद मूर्ति पूजा, यानी जो बुराइयां थी जैसे मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछूत, इन चीजों को इन्होंने हटाने की बात करी, इनका इन्होंने विरोध किया, क्योंकि इन्हीं बुराइयों के आधार पर वो उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करी ताकि हमारी जो संस्कृति है वो बची रह सके। तो इसलिए राजा राममोहन राय ने शुद्ध ब्रह्म उपासना के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना करी। उन्होंने जो अपना आधार बनाया, जिसके आधार पर वो जैसे ईसाई जो है बाइबल के आधार पर अपना प्रचार कर रहे थे, तो राजा राममोहन राय उपनिषद और वेदों का प्रचार किया करते थे, और अपनी जो संस्कृति थी, अपने जो कल्चर थे, उसको लोगों तक पहुंचाया करते थे। इसलिए 1872 संवत में उन्होंने जो वेद सूत्र के भाष्य थे उनको हिंदी में अनुवाद कराया ताकि लोग उन्हें पढ़ सके, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी तरीके से 1886 संवत में उन्होंने एक पत्र भी निकाला, बंगदूत। अगर आप इसे ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1829 आएगा। आगे चल करके छापे खाने खुल गए। छापे खाने से जो प्रिंटिंग व्यवस्था सुधरी, जिससे क्या हुआ कि जो पुस्तकें थे और भी तेजी से आ पाई। छापे खाने तो कई जगह खोले थे, पर उसका जो प्रमुख केंद्र था वो कलकत्ता था उस टाइम पर।
इसी समय 1883 में हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड भी क्या है अस्तित्व में आया। आगे चल करके बनारस अखबार जो कि उर्दू में निकलता था, फिर सुधाकर काशी से 1907 संवत में, फिर बुद्धि प्रकाश। विशेष रूप से सुधाकर और बुद्धि प्रकाश इन दोनों के अंदर हमें खड़ी बोली की जो भाषा थे वो काफी अच्छे और सुव्यवस्थित रूप में प्राप्त हो पा रहे थे। इसके बाद फिर से एक और बड़ा बदलाव आया कि जब अंग्रेजी शिक्षा का जब प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, बजाय अंग्रेज जो पहले हमारी यहाँ की भाषा को महत्व दे रहे थे यानी कि उर्दू को और खड़ी बोली को, तो अब उन्होंने इसे बदलने की ठानी। किसकी वजह से? मैकॉले ने सुझाव दिया कि हमें अंग्रेजी भाषा में ही जो लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, यहाँ की भाषा में नहीं। इसका रीजन आपको पता ही होगा कि अपनी अंग्रेजी भाषा को अगर वो समर्थन करेंगे तो उनका कल्चर, उनकी संस्कृति आगे आएंगी और वो भी जो करना चाह रहे हैं जो चीजें वो कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैकॉले ने कहा कि भाई अंग्रेजी वही होगी अब जो होगा, तो इसलिए पिछली जो भाषाओं को प्रमोट कर रही थी अंग्रेज उसे बंद किया, केवल और केवल अब अंग्रेजी भाषा को प्रमोट होने लगा। तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना करी थी उसकी भी स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि अंग्रेजी में वहां शिक्षा प्रसार किया जा सके। अब यहाँ से अंग्रेजी भाषा को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा। दूसरी चीज थी अदालतों की जो भाषा थी या दफ्तरों की, उसे फारसी ही रखा गया। इससे फारसी भाषा को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला यानी कि उर्दू को। तो इससे क्या है जो खड़ी बोली थी वो भी थोड़ी पीछे रह गई। आगे चलकर 1893 संवत में एक इश्तहारनामा निकाला गया जिसके अंदर बताया गया कि जो अदालती भाषा है वो देश की जो प्रचलित भाषा है उसी के अंदर उसे निकाला जाए, क्योंकि फारसी भाषा ज्यादातर लोग नहीं समझते थे। तो इस प्रकार से आपका जो आधुनिक काल का प्रकरण एक था जिसके अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सामान्य गद्य भाषा का विकास बताया, और वो विकास कैसा बताया? आधुनिक काल के पूर्व की अवस्था। अब जो आधुनिक काल आएगा उसके अंदर गद्य का जो आविर्भाव वो कैसे हुआ, इसे हम अगली वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और अगली वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, परंतु ये जो नोट्स है केवल इसी बार आपको मिलेंगे। इसके बाद की जो क्लासेस के नोट्स होंगे वो केवल चैनल के जो मेंबर होंगे उनके लिए अवेलेबल होंगे।